दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन अगर नंबर्स को बारीकी से ना समझा जाए तो ये बड़ा ही मिसलीड भी कर सकते हैं और एक ऐसी पिक्चर दिखा सकते हैं जो सच है ही नहीं। आज हम एक ऐसे नंबर की बात करेंगे जो आपको, मेरे को और हर हिंदुस्तान के नागरिक को इम्पैक्ट करता है और जिस नंबर को लेके हमें गर्व भी बहुत महसूस होता है। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की नस के बारे में बात करते हैं, जो है जीडीपी। बहुत बार हम ये सुनते हैं, जो हमारी करंट गवर्नमेंट क्लेम करती है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है। दुनिया भर में जब ग्रोथ स्लो हो रही है, फिर भी इंडिया तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। अभी रीसेंट नंबर जो आए हैं, जिसने हर इंडिया को गर्व महसूस करवाया है, जब इस साल सेकेंड क्वार्टर में जुलाई से लेके सितंबर 2025 में हमारी जीडीपी 8.2% से ग्रो करी है, बहुत खुशियां बनाई गई। और जीडीपी नंबर्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं दोस्तों, क्योंकि कई बार इंडिया का कंपैरिजन चाइना से किया जाता है, जिसने 30 साल लगातार 1980 से लेके 2011 तक 8% से ऊपर पे ग्रो किया है। और उसी टाइम पे इंडिया को काफी क्रिटिसाइज किया जाता था कि इंडिया हिंदू रेट से ग्रो कर रही है, मतलब 3 से 4% से। इसी डिफरेंस की वजह से आज चाइना वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, विद जीडीपी 20 to 21 ट्रिलियन डॉलर्स, और उधर ही इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि इंडिया ने कभी 8% या इससे ऊपर की ग्रोथ नहीं देखी। याद करो, पिछली गवर्नमेंट का टाइम 2004 से लेकर 2011 तक, उन सालों में इंडिया की जीडीपी भी 8% से ज्यादा पे ग्रो कर रही थी ऑन एन एवरेज। लेकिन फिर इंडिया की ग्रोथ अटक गई 6 से 6.5% पे। लेकिन कोविड के बाद 2021 से फिर इंडिया की ग्रोथ ऑन एन एवरेज हर साल 8% से ऊपर रही है। अब इसको देखकर काफी कमेंटेटर्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद तो जीडीपी ने वापस से तेजी पकड़ी हुई है और हम चौथे नंबर पे आ गए हैं, जापान को पीछे छोड़ के। और अब इंडिया भी जैसे चाइना ने ग्रो किया था उसी पेस से ग्रो करेगा। इस साल हम फाइनेंशियल ईयर 26 में ही देखें तो पहला क्वार्टर अप्रैल से लेकर जून तक हमारी जीडीपी 7.8% से ग्रो करी और सेकेंड क्वार्टर 8.2% से, तो एवरेज 8% का है। इन नंबर्स को देख के तो दोस्तों लगता है इकोनॉमी अपने गोल्डन टाइम में वापस आ गई है। लेकिन क्या सब कुछ अच्छा है? क्योंकि नंबर्स ऐड नहीं हो रहे, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई। पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर ये किस बला का नाम है, क्योंकि ये कोर है हमारी समझ के। एंड वंस आप ये समझ जाओगे तो हेडलाइन नंबर्स देख के इतना गर्व महसूस नहीं करोगे, क्योंकि आपको बैकग्राउंड की पूरी समझ होगी। दोस्तों, हमारे जीडीपी डेटा में काफी सारी खामियां हैं, जिसकी वजह से जीडीपी के जो आंकड़े हैं वो इतने ज्यादा ऊपर लगते हैं। क्या खामियां हैं वो, ये खामियां भी समझेंगे, पर उसको समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर वैल्यू एडिशन क्या होता है। आसान शब्दों में आपको समझाऊं कि मान लो कोई मैन्युफैक्चरर है जो 10 प्रोडक्ट्स को असेंबल करता है, जैसे स्टील, रबर, केमिकल, पेंट, इन सारी चीजों को लेता है और इन सबको यूज करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, जिसकी कीमत सारे रॉ मटेरियल्स को ऐड करके जो आती है उससे ज्यादा होती है, जो नेचुरल भी है। अगर सेम प्राइस पे बेच दिया जितने का उसको पड़ा है तो फायदा कहां होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट की जो वैल्यू है जिस पे वो बेचता है, और जितने भी रॉ मटेरियल जैसे स्टील, रबर की कीमत को ऐड करके जो कीमत आती है, उनका डिफरेंस वैल्यू एडिशन कहलाता है। एग्जाम्पल लें अगर, तो रॉ मटेरियल्स की कीमत आई 8 लाख रुपए और फाइनल प्रोडक्ट जो है, जैसे ट्रक लेते हैं, उसको बनाया, उसको बेचा 10 लाख रुपए में, तो 10 लाख माइनस 8 लाख, 2 लाख की वैल्यू एडिशन हुई। क्योंकि जो प्रोडक्ट बना के बेचा है, इस केस में ट्रक, जिसको कंज्यूमर्स ने यूज किया है, तो इसको बोला जाता है वैल्यू एडिशन। और जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए ये सारी जो वैल्यू एडिशन हो रही हैं, इसे एक साथ जोड़ा जाता है, मतलब ऐड किया जाता है, जिससे जीडीपी आती है।
इस मेथड को जिसमें वैल्यू एडिशन ऐड करते हैं जीडीपी के लिए, इसे कहते हैं प्रोडक्शन मेथड, और यही इंडिया में यूज होता है। इस मेथड में इकोनॉमी को डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा जाता है, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ, कंस्ट्रक्शन है, फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट सर्विसेज है, माइनिंग है, और इससे जीडीपी निकाली जाती है। तो दोस्तों, कोई आपसे अब पूछे तो आपको पता होना चाहिए वैल्यू एडिशन का मतलब होता है फाइनल आउटपुट माइनस रॉ मटेरियल्स, जिन्हें इंटरमीडिएट गुड्स भी कहते हैं। अब इस वैल्यू एडिशन के दो टाइप होते हैं, नॉमिनल जीवीए और रियल जीवीए। अब ये क्या है? नॉमिनल जीवीए होता है फाइनल आउटपुट का करंट प्राइस, मतलब आज मैन्युफैक्चरर हमारे एग्जांपल में ट्रक किस प्राइस पे बेच रहा है माइनस आज की डेट में स्टील, रबर, केमिकल जैसे रॉ मटेरियल्स का क्या प्राइस है। मतलब नॉमिनल जीवीए आज के करंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो हमारे एग्जाम्पल में आज की डेट में ट्रक की कीमत 10 लाख और रॉ मटेरियल की कीमत 8 लाख है, तो नॉमिनल जीवीए बना 10 माइनस 8 जो है 2 लाख रुपए। लेकिन इस नॉमिनल जीवीए में एक दिक्कत है, 2 लाख की जो कीमत आई वो बस वॉल्यूम नहीं बल्कि करंट प्राइस का भी इंपैक्ट बता रही है। और आइडियली आप सोच के देखो, जब हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पता लगाना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि वो टोटल कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी वॉल्यूम जानना है हमें प्राइसेस को कांस्टेंट रख के। क्योंकि कल को अगर प्राइस ट्रक का 12 लाख रुपए हो जाए कंज्यूमर्स के लिए और रॉ मटेरियल्स 8 लाख पे ही रहे, तो नॉमिनल जीवीए तो एकदम से 4 लाख हो जाएगा, पर रियल ग्रोथ कहां थी। तो हमें प्राइसेस कांस्टेंट रखने हैं, मतलब इन्फ्लेशन नहीं जाननी, क्योंकि उसके लिए हमारे पास इंडिकेटर्स ऑलरेडी हैं, जैसे सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जिसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, और एक डब्ल्यूपीआई भी होता है जिसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस का ऊपर या नीचे जाना बताता है, जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए होती है। तो ये दोनों हमारे पास है फॉर इन्फ्लेशन। हमें यह जानना है इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज टोटल प्रोड्यूस हुए हैं, जिसके लिए हम प्राइसेस को कांस्टेंट रखते हैं, जिसके लिए हम एक बेस ईयर यूज करते हैं। और करंट जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास 2011-12 का बेस ईयर है, जो कि काफी पुराना हो चुका है, पर नया बेस ईयर अंडर रिव्यू है और नेक्स्ट ईयर 2026 फरवरी तक चेंज हो सकता है टू 2022-23। आओ अब और बारीकी में चलते हैं और नॉमिनल जीवीए जो हमने कैलकुलेट किया था उसमें से प्राइसेस का इंपैक्ट हटाते हैं, जिससे रियल जीवीए हमें पता लगेगा, और नॉर्मल मैच करते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं ट्रक वाला। अब अज्यूम करते हैं 10 लाख का जो ट्रक है उसमें 2% की इन्फ्लेशन भी एडेड है, और जो रॉ मटेरियल्स है उसमें इन्फ्लेशन फ्लैट है, जो कि प्रैक्टिकल है, क्योंकि Q2 में अभी जब जीडीपी के नंबर्स आए हैं उस टाइम में WPI ऑलमोस्ट फ्लैट था, 0.02% के आसपास, विच इज वेरी क्लोज टू 0। तो अब चलो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हटाते हैं। ट्रक के 10 लाख में से 2% इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हटाना हो तो 10 लाख को डिवाइड करना पड़ेगा 1.02 से, तो मिलता है 9.8 लाख, राइट। इसको हम बोलते हैं रियल आउटपुट, यानी इन्फ्लेशन को हटा के जो आउटपुट हमें मिला है। और इंटरमीडिएट इनपुट्स में 0% इन्फ्लेशन हमने पकड़ी थी, क्योंकि WPI 0 के काफी क्लोज था, तो रियल इनपुट सेम रहेगा एट 8 लाख रुपीस। तो अब 9.8 में से 8 माइनस किया तो आया 1.8 लाख। अब ये क्या है? ये है रियल जीवीए, जो नॉमिनल जीवीए से कम है। अब आपको समझ आ जाएगा कि रियल जीवीए नॉमिनल जीवीए से कम इसलिए है क्योंकि हमने नॉमिनल आउटपुट की वैल्यू को डिफ्लेट किया प्राइसेस का इंपैक्ट हटाने के लिए, जिससे हमारी रियल वैल्यू एडिशन 1.8 लाख पे आई, जो 2 लाख से कम थी। अब इसमें यह समझना जरूरी है कि हमने दो अलग अलग इन्फ्लेशन को यूज किया है। सीपीआई को यूज किया ट्रक को डिफ्लेट करने के लिए, जो फाइनल आउटपुट था, और डब्ल्यूपीआई को यूज किया इंटरमीडिएट इनपुट्स को डिफ्लेट करने के लिए, जो ऑलमोस्ट जीरो ही था, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इंडिया की जीडीपी कैलकुलेशन जो होती है ऑफिशियली, उसमें दो अलग अलग इन्फ्लेशन नहीं पकड़े जाते, और यही मेजर खामी है इंडिया की जीडीपी कैलकुलेशन में। जीडीपी की रियल वैल्यू लेने के लिए हमने जैसे वैल्यू डिफ्लेट करी है, इसे कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। और इंडिया में एक ही जीडीपी डिफ्लेटर यूज होता है, जिसमें 70% वेटेज डब्ल्यूपीआई की होती है और 30% वेटेज सीपीआई की।
और जैसे हमने देखा Q2 में WPI ऑलमोस्ट 0 था। अगर इतने छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू हमेशा ज्यादा ही दिखेगी, जैसे इस बार हुआ जहां रियल जीडीपी आई 8.2% पे और नॉमिनल जीडीपी 8.7% पे थी। दोस्तों, ये सिंगल डिफ्लेटर यूज करना, जिस पे आईएमएफ ने भी काफी सवाल उठाए हैं कि इंडिया को डबल डिफ्लेटर यूज करना चाहिए, इनपुट का अलग और आउटपुट का अलग, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल पे देखा था, क्योंकि आउटपुट के लिए हमने सीपीआई को यूज किया था और इंटरमीडिएट इनपुट्स के लिए डब्ल्यूपीआई को। डबल डिफ्लेटर का जो मेथड है वो यूएस और यूरोप जैसे देश में यूज किया जाता है और उधर के नंबर ज्यादा रिलायबल लगते हैं। दोस्तों, ये काफी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया का जीडीपी फिगर 8.2% जो रियल ग्रोथ है वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि नॉमिनल जीडीपी को जो हमने डिफ्लेट किया उसमें डब्ल्यूपीआई, जिसकी 70% वेटेज है, वो ऑलमोस्ट 0 पे था। हिस्ट्री में भी देखा जाए, जब WPI इन्फ्लेशन लो रही है, स्पेशली 2015-16, 2019-20 और रीसेंट पोस्ट कोविड पीरियड्स तक, तब इंडिया की रियल जीडीपी ग्रोथ रिलेटिवली ऊपर आई है। और जब WPI हाई था, जैसे 2010-11 और 2021-22 में, तब रियल जीडीपी काफी ज्यादा कम दिखी थी। दोस्तों, हमारी रियल जीडीपी 8.2% से ग्रो कर रही है, पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कहां है तेजी? दिखती है वो आपको? हम प्रोडक्शन मेथड यूज करते हैं जिसमें अलग अलग सेक्टर्स की वैल्यू एडिशन को जोड़ते हैं। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करूं तो फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में, मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर तक का टाइम देखूं तो लिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स की रेवेन्यू ग्रोथ 8 से 9% से नहीं बढ़ी। अगर मैं सीमेंट सेल्स देखूं तो वो अप्रैल से लेकर सितंबर तक सिर्फ 5% से ग्रो करी हैं। अगर मैं सर्विस सेक्टर में आईटी सर्विसेज देखूं तो उधर भी सेम टाइम पीरियड में ग्रोथ इतनी नहीं आई। अगर मैं आईआईपी, मतलब इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है मैन्युफैक्चरिंग का, अगर मैं वो देखूं तो उधर भी ग्रोथ 8 से 9% की नहीं आई। तो दोस्तों, एक डिस्कनेक्ट दिखता है कि जब रियल इकोनॉमी अगर इतनी तेजी से ऊपर जा रही है तो बाकी जो सारे इंडिकेटर्स हैं जिसको ऐड करके जीडीपी बनता है वो इतनी तेजी से क्यों नहीं दिख रहे। दोस्तों, नंबर्स जो दिखाए जा रहे हैं ये नंबर्स इन्फ्लेटेड है बिकॉज लो जीडीपी डिफ्लेटर है, इसलिए जरूरी है टू टेक दीज नंबर्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सिर्फ हेडलाइन नंबर्स को देख के गर्व महसूस करने का टाइम गया। अब समय है अब पूरा प्रोसेस जानने का और रियल पिक्चर समझने का, जो आपको मिलती है मैक्रो कैफे पर। अगर आपको जीडीपी की क्लैरिटी मिली हो, इसकी कैलकुलेशन की क्लैरिटी मिली हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।